दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ, जो विगत वर्षों में कुछ पूछे गए हैं, जो आप लोगों के आगामी सीटेट दिसंबर 2024 प्रस्तावित है, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ। देखना ना भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल सीटेट में ही नहीं, जहाँ भी आपको हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी, यूपी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी टीआरबी 4 है, एसएससी जीडी है, जहाँ भी आपको हिंदी पूछी जाए उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर मटेरियल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। देखेंगे हम सवालों को। पहला सवाल है, अपने माता पिता से संबंधित मैंने प्रयास किया हूँ लेने को। माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, जीवन आपका उद्धार हो जाएगा। कि माता पिता में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, द्वंद्व समास की एक पहचान होती है, या तो या आ जाए या तो और आ जाए। अगर ये दो शब्द अगर आपको देखने को मिल जाएं तो जान लीजिए वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कहा है माता पिता, तो अगर इसका विच्छेद किया जाए, समास विग्रह किया जाए, तो हो जाएगा माता और पिता। क्या हो जाएगा? माता और पिता। इसी तरह एक उदाहरण हम लें, लाभ हानि, इसमें भी डैश लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? या तो आपको लाभ होगा या होगा हानि, तो लाभ या हानि। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पे या और समास विग्रह करने पर शब्दों का निकल आए तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा द्वंद्व समास के लिए। वो ट्रिक है, दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह दिया होगा। योजक चिन्ह है तो जान जाइए आप लोग द्वंद्व समास जो है हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। द्विगु समास में ये होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। जैसे पंचवटी हुआ, संख्यावाची। नवरत्न हुआ, जहाँ पे संख्याओं का बोध हो। किसका बोध हो? संख्याओं का। वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगी, संख्यावाची। समझ में आ गया हो दोस्तों? कर्मधारय में जो होता है, प्रथम पद जो है विशेषता बतलाई जाती है। जैसे कहा जाए कि राजपुत्र, जैसे कहा जाए कमल नयन, कमल के समान नयन। जहाँ पे विशेषता नाम का शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। जबकि बहुव्रीहि समास में जो है एक अन्य प्रधान होता है। जैसे कहा जाए कि दशानन, तो दशानन का मतलब ये होता है 10 मुख वाला। तो दशानन मुख में 10 मुख वाला अर्थात कौन था? रावण जी थे। तो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है दशानन। तो जहाँ पर विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को? इसलिए माता पिता में द्वंद्व समास हम लोग लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास,
चौथा है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों दशानन का मतलब होता है 10 मुख वाला, ठीक है, 10 मुख वाला, 10 मुखों वाला। अर्थात कौन होता है? अर्थात होते हैं रावण जी। और जहाँ पे विशेष अर्थ हो जाए, जहाँ किसी अन्य अर्थों में प्रयुक्त हो जाए, वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे हम क्या है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। 22 मार्च को, कि 14 सितंबर को, कि 2 अक्टूबर को, कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हिंदी दिवस होता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के अलावा अन्य हम ऑप्शनों की भी चर्चा कर लें। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाती है, अहिंसा दिवस। 11 जुलाई को अगर देखा जाए तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कभी कभी दिवस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो तैयार रहिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि विद्यालय में कौन सी संधि है। अगर विद्यालय का संधि विच्छेद हम लोग करें तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय, मतलब बड़ा आ और प्लस बड़ा आ। जहाँ पर बड़ा मिल जाएंगे तो वहाँ क्या मिल जाएगा? बड़ा आ मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? या छोटी ई कहे या बड़ी ई कहे, कुल मिला के बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। या छोटा आ कहे या बड़ा आ कहे, ये भी मिलके क्या मिल जाएगा? बड़ा आ मिल जाएगा। जहाँ पे दीर्घ रूप ले लिए अपने ही समूह का, अपने ही सदस्य का, वहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। गुण संधि कहाँ पे होती है एक बार देख लेते हैं। गुण का मतलब होता है एक पाई, या तो ए या तो ओ। जैसे रमेश, महेश, ठीक है। ऐसे शब्द जहाँ पे एक मात्रा का जो है बोध हो, वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? गुण संधि हो जाएगी। समझ में आ गया? ये होती है ट्रिक। सवाल को कैसे हम पकड़े परीक्षा में। अगर वृद्धि संधि है तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? आए मतलब 2 पाई और आओ, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगला है यण संधि। क्या है? यण संधि। तो यण संधि का आप लोग ट्रिक याद रखिए, आधा अक्षर कटा होता है। आधा अक्षर क्या होता है? कटा होता है। कटा हुआ आपको प्रतीत होगा, यह ट्रिक है। आधा अक्षर अगर आपको कटा हुआ दिखाई मिल जाए तो वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे स्वागतम है, स्वागतम में जो है आधा अक्षर कटा है, प्रत्येक में जो है आधा अक्षर कटा है। जब ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएं तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वागतम में कौन सी संधि है। देखिए स्व में आधा अक्षर कटा हुआ है, स्व में, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी संधि, कि गुण संधि हो जाएगी, कि वृद्धि संधि हो जाएगी, कि यण संधि हो जाएगी? तो दोस्तों स्व है, जानते हैं आप, आधा का अक्षर कटा हो तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। पहला है तालव्य सा, दूसरा है गाँव, तीसरा है या और चौथा है छाव। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन और जो है ऊष् व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी बार सवाल इससे बनता है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, वा, रा, ला, या, रा, ला, वा। ठीक है। ऊष् व्यंजन कौन कौन से होते हैं इनको भी लगे हाथ देख लीजिएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। ऊष् व्यंजन बार बार इनसे सवाल मिलता है। तालव्य सा होगा, मूर्धन्य सा होगा, दंती सा होगा और फिर हा होगा। ये सब हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। चार अंतस्थ, चार ऊष्म आ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन हमको दिखाई दे रहा है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत? सा ऊष्म है, गा हटाइए, छा हटाइए, तो हमारे पास बचा या जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है फारसी और चौथा है जापानी। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है तो आप लोग याद रखिएगा हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी की, फारसी की, जापानी। तो आप लोग याद रखिएगा रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। से ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा हुआ है, जापानी रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग जापानी भाषा को याद रखिएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। सक्षमता परीक्षा में वाच्य से सवाल काफ़ी बने हैं। जो लोग सक्षमता परीक्षा वाले जुड़े हुए हैं वाच्य विशेष करके पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ से सवाल काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, देखने को मिल सकता है। और सीटेट वाले ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं गुरुजी 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कृत्यवाच्य, कृत्य वाच्य। दूसरा कौन सा वाच्य होता है? दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा कौन सा होता है? भाववाच्य। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य हिंदी भाषा में होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। ठीक है। तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जो है हिंदी भाषा में 3 प्रकार के वाच्य जो हैं बतलाए गए हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है किस रस को रसराज कहा जाता है? पहला है श्रृंगार। देखिए श्रृंगार कभी कभी शब्द गलत लिख के आता है और लिखा है संशोधन में कभी कभी पूछ लेता है श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा।
तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। आप लोग लिखना सीख लीजिए, श्रृंगार कैसे लिखेंगे। ये शुद्ध शब्द है, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। आप लोग श्रृंगार कैसे लिखेंगे, ऐसे जो है हम लोग श्रृंगार लिखते हैं। तो पहला है श्रृंगार, दूसरा है वीर, तीसरा है शांत और चौथा विभुत्स। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जब नायक नायिका का जब मिलन होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। उसी रस को जो हम लोग रसराज के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टिकोण से। किस रस का स्थायी भाव उत्साह है? पहला है श्रृंगार, दूसरा है वीर रस, तीसरा है शांत रस, विभुत्स रस है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको सभी रसों के स्थायी भाव याद हो जाएंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। जानकारी होना चाहिए जिनको नहीं है। और विभुत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया उसको आप लोग टिक कर दीजिए। श्रृंगार का रति हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा, विभुत्स का जुगुप्सा हो जाएगा। तो दोस्तों जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर का दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसी से सवाल बना है कि मुझसे उठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? पहला है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ जाए वहाँ पे इस विकल्प को काट दीजिएगा। कम से कम 90% जो है ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई वाला नहीं होता है। अब हमारे पास विकल्प है मुझसे उठा नहीं जाता। ये कोई काम थोड़ा ना कर रहा है, न किसी के विशेषता वो है कर्ता है यहाँ पे, और न कर्म की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता, इसलिए वहाँ पे भाववाच्य जो है हो जाएगा। कौन सा वाच्य गुरु जी? भाववाच्य। मतलब अपने भाव के माध्यम से वो प्रकट कर रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नदी में कौन सी संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा है द्रव्यवाचक। अगर संज्ञा की बात की जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा माने होता है नाउन और नाउन माने होता है नेम। आपको जहाँ भी नेम दिखा मिल जाए, किसी का भी हो जाए, जान लीजिए नाउन है। क्या है? नाउन। नेम माने होता है नाउन। देखेंगे हम संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, समूहवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है और भाववाचक होती है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक, इतने जो है 5 प्रकार की जो हैं संज्ञाएं होती हैं। तो कहा नदी है, नदी एक जो है किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो आपकी नदी जो है, बहुत नदियाँ होती, इसलिए वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हम उसके अंतर्गत रखेंगे। अगर किसी स्पेशल नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगा है, यमुना है,
सरस्वती है, शारदा है, गोदावरी है। जब स्पेशल नाम आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग कहाँ किसके पास चलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के पास हम लोग चलेंगे। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चनवा पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संज्ञा का एक प्रकार नहीं है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है गुणवाचक संज्ञा। देखिए, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया हूँ कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपको चौथा दिखाई दे रहा है, गुणवाचक संज्ञा जो है नहीं होती है। ये विशेषता का बात बता रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिएगा, संयुक्त व्यंजन की बात करेगा, छाव नहीं है, सरा नहीं है, कि ज्ञा नहीं, कि रा नहीं है। देखिए, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 जो हैं वर्ण रखे गए हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, तरंग, ज्ञा और सरा। ये इन 4 जो है वर्णों को जो हम लोग कहाँ रखते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो छा जो है ऑप्शन में नहीं है, ये हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। सरा को भी होता है और ज्ञा भी होता है। कौन सा नहीं होता? ऑप्शन नंबर चौथा, रा एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? पहला है अ, दूसरा है ए, तीसरा है ओ और चौथा है औ। देखिए, संयुक्त स्वर कौन नहीं है? ह्रस्व, दीर्घ, ये संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जो ए है वो आ और ई से मिलकर के बना हुआ है। तो आ जो है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ए भी आता है, ओ भी आता है और औ भी आता है, इसलिए तीनों नीचे के ऑप्शन जो हैं ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। जबकि जो है ह्रस्व आ या छोटा आ जो हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, वो जो है संयुक्त स्वर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला कुछ थी, यहाँ पे समाप्त होती है। सेशन कैसा लगा देखना ना भूलिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, कुछ न कुछ यहाँ से जरूर मिलता रहेगा, आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, देखना ना भूलिएगा। तैयारी का मजबूत करते रहिएगा और अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा कीजिएगा। जोश और उमंग के साथ लगे रहिए। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।